हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम वाहन वायु प्रदूषण का नियंत्रण, दिल्ली में किया गया एक अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे और वाहन प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। 1990 में जो आंकड़े आए, 1990 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिल्ली विश्व के सर्वाधिक 41 वायु प्रदूषित देशों में जो सर्वे के अनुसार दिल्ली का जो स्थान था वो चौथा था, अर्थात पूरे विश्व के 41 सबसे वायु प्रदूषित स्थानों में से दिल्ली चौथे नंबर पर थी। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए और कहा कि किसी भी सरकारी वाहनों में डीजल का स्थान नहीं होना चाहिए, डीजल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और उन्होंने डीजल के जगह संपीड़ित गैस, प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी के प्रयोग का निर्देश दिया। सन 2002 के अंत तक दिल्ली की सभी बसों को सीएनजी कर दी गई, अर्थात उनमें डीजल की जगह अब सीएनजी का प्रयोग किया जाने लगा। और सीएनजी डीजल से ज़्यादा बेहतर एक ईंधन होता है, क्योंकि सीएनजी एक तो लगभग कंप्लीट जलता है और जलने के बाद प्रदूषण कम होता है। जो जितना ज़्यादा जलता है उतना कम प्रदूषित होता है। तो डीजल की तुलना में ये अधिक जलता है और बहुत कम जलने से बच जाता है, इससे पॉल्यूशन कम होता है। जबकि डीजल और पेट्रोल के संबंध में ये घटना नहीं होती, वो इतना अधिक नहीं जलते जिससे पॉल्यूशन होता है। दूसरा, ये डीजल से सस्ता होता है। तीसरा, ये इसमें मिलावट भी नहीं की जा सकती और इसको चोरी भी नहीं किया सकता, साइफन विधि से इसको चोरी भी नहीं किया सकता। इसके यूज़ में बस जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि सीएनजी को सभी वाहनों तक पहुंचाने के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इसकी आपूर्ति निश्चित करना होता है, निर्बाधित करना होता है कि सबको समान रूप से मिलती रहे। दिल्ली में जो वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए अनेक उपाय किए गए, जिसमें नंबर 1 जो प्रयोग था वो था कि पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे हटाना। इसके अलावा शीशा रहित पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करना, यानी कि अनलेडेड पेट्रोल का। कम गंधक युक्त, सल्फर युक्त जो पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करना। चौथा, वाहनों में कैटालाइटिक कन्वर्टर्स का प्रयोग करना। इसके अलावा कठोर प्रदूषण स्तर को लागू करना। इसके बाद जो ईंधन के इन कठोर मानकों के प्रयोग करने के बाद और इन सुधारों के बाद वहाँ पर जो डीजल और पेट्रोल है उसमें धीरे धीरे गंधक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की मात्रा कम होने लगी, कम की गई। जैसे यूरो सेकंड मानक जो है उसके अनुसार डीजल और पेट्रोल में जो गंधक की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करके 350 और 150 पार्ट्स पर मिलियन लाया गया और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को 42% तक सीमित किया गया। भारत में जो उत्सर्जन के मानक हैं तो वो भारत स्टेज 3rd, 4th, 2nd ऐसे होते हैं जो यूरो सिस्टम से समान होते हैं। तो भारत में जो 4 पहिया वाहन है उसके लिए भारत स्टेज 3rd जो आया वो अक्टूबर 2010 से पूरे भारत में लागू होना था। 4 पहिया वाहनों के लिए भारत स्टेज 4th 13 महानगरों, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि में जो महानगर हैं उनमें अप्रैल 2010 से चालू होना था। 3 पहिया वाहनों के लिए भारत स्टेज 3rd अक्टूबर 2010 से पूरे भारत में लगना था और 2 पहिया वाहनों के लिए भी भारत स्टेज 3rd अक्टूबर 2010 से पूरे भारत में लगना था। उसके बाद भारत स्टेज 4 आदि चले। दिल्ली में किए गए प्रयासों के कारण, इन प्रयासों के कारण वहाँ की जो वायु है उसकी गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ
और एक आकलन के अनुसार सन 1997 से लेकर 2005 तक दिल्ली में CO और SO2 की जो स्तर है, उसकी जो लेवल था, उसमें काफ़ी कमी देखी गई और सरकार के प्रयासों से वायुमंडल में SO2, NO, CO आदि और कणिकामय पदार्थों की जो मात्रा है वो महत्वपूर्ण रूप से कम हो गई और इसके कारण पहले की तुलना में दिल्ली की जो वायु है वो पहले की तुलना में अब ज़्यादा स्वच्छ हो गई है, ज़्यादा स्वस्थ हो गई है। अब हम स्वचालित वाहनों के प्रदूषण का नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम कुछ दिशा निर्देशों का पालन करें तो स्वचालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी की जा सकती है, अर्थात वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है स्वचालित वाहनों से। तो सबसे पहला जो नियम या दिशा निर्देश है वो ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो सभी लोग जिसको यूज़ करते हैं, जैसे बस है, ऑटो रिक्शा है, तो इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में डीजल और पेट्रोल की जगह CNG का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कम से कम पोल्यूशन हो और डीजल पेट्रोल से होने वाला जो पोल्यूशन है उससे बचा जा सके। दूसरा, जो स्वचालित वाहन है उनका रखरखाव उचित होना चाहिए, यानी कि उनका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। जो स्वचालित वाहन होते हैं, अगर हम उनको सही स्थिति में रखेंगे, सही हालात में रखेंगे, अर्थात उनका उचित रखरखाव करेंगे, उनको समय समय पर मैकेनिक्स को दिखाएंगे और उसमें जो कमियां होंगी उनको दूर कराएंगे, उसकी प्रदूषण की जांच कराएंगे, अगर वो प्रदूषण कर रहा है तो उसको ठीक कराएंगे, तो इससे वाहन की स्थिति अच्छी रहेगी और वो वाहन प्रदूषण कम करेगा। जो वाहनों में जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन का जो निकलना होता है वो बहुत हानिकारक होता है, तो इसलिए हमें ऐसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें अनबर्न हाइड्रोकार्बन का निकलना कम हो जाए और वाहन अधिक एफिशिएंट होने चाहिए, दक्ष होने चाहिए, जिससे पॉल्यूशन वो कम करें। तीसरा, वाहनों में लेड मुक्त यानी कि लेड फ्री पेट्रोल एंड डीजल, लेड फ्री पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लेड युक्त पेट्रोल और डीजल के प्रयोग से पोल्यूशन होता है। इसीलिए जो लेड फ्री पेट्रोल और डीजल जब हम यूज़ करते हैं तो पोल्यूशन कम होता है। इसी के साथ साथ कम सल्फर वाले डीजल का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे पोल्यूशन कम होता है। अधिक सल्फर युक्त जो डीजल होते हैं उनसे प्रदूषण अधिक होता है, जबकि जो कम सल्फर वाले जो डीजल होते हैं उनसे पोल्यूशन कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, वाहनों में कैटालाइटिक कन्वर्टर्स लगाने चाहिए। कैटालाइटिक कन्वर्टर्स में महंगी धातुओं जैसे पैलेडियम, प्लैटिनम, रेडियम जैसे का प्रयोग किया जाता है और उससे जो ईंधन के जलने के बाद धुआं निकलता है वो कैटालाइटिक कन्वर्टर्स से गुजरता है और कैटालाइटिक कन्वर्टर्स उसमें धुएं में उपस्थित जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनको कम टॉक्सिक सब्सटेंसेस में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे CO को CO2 में और नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में और अनबर्न हाइड्रोकार्बन को CO2 और H2O में परिवर्तित कर देते हैं, जो कम हानिकारक होते हैं। इससे भी पॉल्यूशन कम होता है। इसके बाद जो ईंधन शोध नीति होती है, जो ईंधन में शोध करते हैं कि कौन सा ईंधन बेहतर रहेगा, जो पोल्यूशन नहीं करेगा या कम करेगा, तो जो ईंधन शोध नीति है उसको समय अनुसार परिवर्तित करना चाहिए और नए मानकों को सख्ती से लागू करना चाहिए और जो नियम बनाए जाते हैं उनको लागू कराने के लिए नीतियाँ बनाई जानी चाहिए, जिससे कम से कम पोल्यूशन हो या पोल्यूशन न हो। इसके बाद ट्रैफिक में जो निर्बाध यानी कि बाधा रहित चलने से भी पोल्यूशन कम होता है। अगर लगातार जाम लगता है तो वहाँ पर खड़े जो वाहन होते हैं वो पोल्यूशन करते हैं और अगर किसी जगह पर, किसी
चौराहे पर हमें ज़्यादा समय तक खड़ा होना है तो हमें अपनी गाड़ियों के इंजन बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जितने समय तक वो खड़ा रहेगा वो चलता हुआ इंजन वहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा और वहाँ पर हमें भी और अन्य जो मनुष्य है उनको हानि पहुँचाएगा, और वहाँ की जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगी और जब भी कोई मनुष्य वहाँ से गुजरेगा उसको नुकसान होगा। इसके अलावा सोलर कार और हाइड्रोजन कार जो है उनका विकास जो होता है वो प्रदूषण को समस्या को कम करता है और सब प्रदूषण की समस्या से जूझने में हमें हेल्प करता है। हाइब्रिड व्हीकल्स जो होते हैं जो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं स्वचालित वाहनों के प्रदूषण कम करने के लिए। हाइब्रिड वाहन वे वाहन होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के ईंधनों से चलते हैं, जैसे पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली यानी कि बैटरी से चलने वाली जो गाड़ी है वो एक हाइब्रिड प्रकार की गाड़ी होती है। तो वो ड्यूल ईंधन पर चलती है, वो बैटरी से भी चलती है और पेट्रोल से भी चल सकती है। तो जो बैटरी से चलने वाले जो वाहन हैं तो स्टार्टिंग आप पेट्रोल से करके उसको चला सकते हैं थोड़े समय, उसके बाद फिर आप उसको बैटरी पर लाकर चला सकते हो। तो बैटरी से जो चलने पर पोल्यूशन कम होता है और पेट्रोल से या डीजल चलने पर पेट्रोल जो पोल्यूशन होता है वह ज़्यादा। इसलिए हाइब्रिड जो व्हीकल्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर विकल्प होते हैं स्वचालित वाहनों के रूप में जो पोल्यूशन को कम करते हैं। इसके अलावा वाहनों में मल्टीपल फ्यूल इजेक्शन इंजन लगाने चाहिए जो प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है इसमें जो फ्यूल होता है वो बहुत ही हिसाब से आता है और जो एक्स्ट्रा फ्यूल उसमें नहीं आता है, और एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं आने से वहाँ पर पोल्यूशन नहीं होता है। इसके अलावा पुराने वाहनों को एक क्रम से हटा देना चाहिए। जैसे दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और जो आसपास के जो इलाके हैं एनसीआर हैं उसमें 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है, जिससे पुराने वाहन हटा दिए जाते हैं और उसकी जगह नए वाहन लिए जाते हैं। नए वाहन ज़्यादा दक्ष होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे इंजन के साथ होते हैं, फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, कम पोल्यूशन करते हैं, जबकि पुराने जो वाहन होते हैं उनमें टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित ना होने के कारण वो ज़्यादा प्रदूषित करते थे। इसके अलावा जो लोगों को सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए। बहुत लोग ऑफिस जाते हैं, आसपास के इलाकों में जाते हैं, एक एक व्यक्ति एक एक गाड़ी लेकर जाता है। बहुत लोग एक ही ऑफिस में जाते हैं लेकिन अलग अलग गाड़ियों से आते हैं, आसपास से आते हैं, एक ही जगह के आसपास से आते हैं। तो उन सबको सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए या पूल करके चलानी चाहिए कि एक ही गाड़ी में 3-4 लोग एक साथ जो आसपास के होते हैं वो चले जाएं। और इससे क्या होगा कि पेट्रोल भी बचता है, पैसे भी कम लगते हैं, मेंटेनेंस भी कम होता है गाड़ियों का और प्रदूषण भी कम होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि प्रदूषण कम होता है। या तो सार्वजनिक गाड़ी जैसे बसों का या ट्रेन का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा अगर सभी कई जगह लोग एक जगह से जाते हैं तो वहाँ उसको एक ही कार में कई लोग जाने चाहिए, जिससे क्या होता है पॉल्यूशन कम हो। एक ही कॉलोनी से पता चला सब लोग जा रहे हैं तो वो 3-4-5 लोग एक साथ एक ही गाड़ी से जा सकते हैं। तो सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें या एक साथ बहुत सारे जो लोग हैं आसपास के वो एक साथ चले जाएं। इसके बाद जो वाहन हैं उनको ज़्यादा पुराने वाहन अपने पास नहीं रखने चाहिए, और अगर आपका उसका यूज़ नहीं है तो आप उसको किसी को देकर, निकाल कर, बेच कर उसको ख़त्म करें, क्योंकि जितना अधिक पुराना वाहन होगा वो आपके पास, आप उसको जब चलाओगे भी तो वो पोल्यूशन करता है। ये सभी जो मेथड्स हैं जिन्हें हम स्वचालित वाहनों में लगाकर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, हम इसको दिशा निर्देशों को पालन कर सकते हैं, और इन दिशा निर्देशों को पालन करके हम स्वचालित वाहनों द्वारा जो होने वाला जो प्रदूषण होता है उसे हम कम कर सकते हैं, जिससे हमारी जो स्वास्थ्य होता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव कम पड़ता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।